नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा में चुनावी सभा को किया संबोधित। विपक्ष को लिया आड़े हाथों, कहा कांग्रेस और वाम दलों के शासन में त्रिपुरा विकास के हर पैमाने पर पिछड़ा। भाजपा की डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर लेकर आई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लिया हिस्सा। बैठक के बाद मीडिया को किया संबोधित। अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा, भारत के नियामक हैं बहुत अनुभवी और डोमेन विशेषज्ञ, मामले पर गंभीरता से बनाए हुए हैं नजर। फिजी के नांदी में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का होगा आयोजन। फिजी सरकार के सहयोग से 15 से 17 फरवरी 2023 तक विदेश मंत्रालय करेगा आयोजन। अलग अलग थीम्स पर कुल 10 सेशंस होंगे आयोजित। विदेश मंत्रालय ने प्रेस वार्ता करके दी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित आईपीएस प्रोबेशनर्स की पासिंग आउट परेड में हुए शामिल। कहा, आधुनिक पुलिसिंग में तकनीक का अहम रोल। 8 साल पहले आंतरिक सुरक्षा के सामने थी कई चुनौतियां, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में आई है कमी। आगरा में आज से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की 2 दिवसीय इंसेप्शन मीटिंग। महिलाओं को सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना है इस आयोजन का मकसद। और तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मृतकों की संख्या 24,000 के पार। भारत ऑपरेशन दोस्त के जरिए कर रहा है मदद। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने तुर्की और सीरिया में खाद्य संकट की दी चेतावनी। यूक्रेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ब्रसेल्स यात्रा के एक दिन बाद नए हवाई हमलों का किया दावा। ज़ेलेंस्की लंबी दूरी के हथियारों और लड़ाकू विमानों को प्राप्त करने के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं से कर रहे हैं मुलाकात। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस यूक्रेन संघर्ष के 1 साल पूरे होने पर पोलैंड का करेंगे दौरा। नागपुर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की करारी हार। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 1 पारी और 132 रनों से रौंदा। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 91 रन पर सिमटी। भारतीय स्पिनरों के सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने टेके घुटने। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा के धलाई जिले के अंबासा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 3 दशकों तक शासन करने वाली सरकारों के राज में भय, हिंसा और आतंकवाद देखने को मिलता था, लेकिन आज भाजपा के राज में देश के हर राज्य और हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले त्रिपुरा में एक ही शब्द सुनने को मिलता था, चंदा। इन्होंने 3 दशक तक चंदे के नाम पर लोगों को लूटने का लाइसेंस देकर रखा था। हमने त्रिपुरा के लोगों को चंदा करने वालों से मुक्त कर दिया है। त्रिपुरा में चुनाव हो रहे हैं तो हर पार्टी का झंडा दिख रहा है। 5 साल पहले क्या किसी और दल को अपना झंडा भी गाड़ने दिया जाता था क्या? भाजपा सरकार ने डर, भय और हिंसा से त्रिपुरा को मुक्ति दी है। 3 दशक तक त्रिपुरा में चंदा 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 हर किसी को लूटने का लाइसेंस देके रखा था। अब भाजपा सरकार त्रिपुरा को चंदा करने वालों से ही मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में दशकों तक राज करने वाली कांग्रेस और वामपंथियों ने राज्य को विकास की पटरी से ही पीछे उतार दिया था। भाजपा ने अपने सुशासन से राज्य को एक नई पहचान दी है। दशकों तक कांग्रेस और वामपंथियों के शासन ने त्रिपुरा को
विकास के हर पैमाने पर पीछे धकेल दिया था। लेकिन डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही त्रिपुरा को तेज विकास की पटरी पर ले आई है। अब त्रिपुरा की पहचान हिंसा नहीं है, त्रिपुरा की पहचान पिछड़ापन नहीं है। त्रिपुरा में आए बदलाव का एक और उदाहरण ये चुनाव में भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केंद्रीय निदेशक मंडल को संबोधित किया। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी उपस्थित रहे, जिसके बाद वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अडानी हिंडनबर्ग विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट की चिंता पर कहा कि भारत के नियामक बहुत अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ मामले पर गंभीरता से नजर बनाए हुए हैं। India's regulators are very, very experienced and they are experts in their domain. So the regulators are fairly seized of this matter and they are on their toes as always, not just now. So I would leave it there because you've just told me what has come out this morning. I'll leave it there. वित्त मंत्री ने कहा कि G20 देशों के साथ चर्चा जारी है। क्रिप्टो करेंसी में तकनीक की भूमिका अधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए हम सभी देशों से बात कर रहे हैं। G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्लेस ज़्यादा है, इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है। इसीलिए कुछ नयापन नहीं है जो मैं बोलना चाहती हूँ हमारे बजट में, इसीलिए नहीं बोला। और G20 के साथ चर्चा अभी जारी है, इसीलिए कुछ नया बोलने का नहीं है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि लंबे समय के बाद वास्तविक ब्याज दरें सकारात्मक हुई हैं। उन्होंने कहा कि करदाताओं के हाथों में है कि वो कौन सा टैक्स रेजिम अमल करते हैं। This measure of government was purely to reduce the tax burden on the middle class and to make sure that the promise which was given earlier a couple of years ago, which got delayed because of the COVID and other reasons, that we will simplify the direct taxation, not only just simplify for compliance sake but also reduce the rate so that it doesn't become a burden, tax doesn't become a burden on the shoulders of particularly the middle class. That's where it is. इस दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 2023-24 के लिए हमारी मुद्रास्फीति का अनुमान 5.3% है। कच्चे तेल के दाम में गिरावट आ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में स्थिति वैसी नहीं है जैसी 6 महीने पहले थी। The forward markets are giving a much more benign picture with regard to the oil prices, but we have been very conservative in our assessment, and our inflation projection of 5.3% for the whole year 23-24, we have said that the risks are evenly balanced. So if the oil prices remain, go down significantly, and if there is advantage of other commodity prices, it will work, to our favor in terms of leading to lower inflation. But if the demand for oil due to opening up of the countries and due to the higher growth in other countries, then the oil, the commodity prices may go up. But having said that, I would like to add that as I have said in my statement the other day, that the global economic outlook does not look as grim as it did, let's say, about 6 months ago. The talk of a deep recession in many countries, including advanced countries, that
is behind us. Now the talk around the world is either a softer recession or just a global slowdown. So therefore the risks are evenly balanced. We have to wait and see how it plays out. और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 के बीच फिजी के नांदी में किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा है कि विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का उद्घाटन 15 फरवरी को और विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे और इसका समापन होगा 17 फरवरी को। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में 15 से 17 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी में आयोजित किया जा रहा है। फिजी सरकार हमारे साथ मिलकर इसका आयोजन हम दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये फिजी में नांदी शहर है, वहाँ पे ये किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो 15 फरवरी को विदेश मंत्री जी श्री जयशंकर जी के साथ फिजी के प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका करेंगे और इसका जो समापन कार्यक्रम है वो 17 फरवरी को फिजी के उप प्रधानमंत्री श्री बिमन प्रसाद जी करेंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि देश और दुनिया में दिनों दिन हिंदी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। कई देशों में हिंदी पीठों की स्थापना भी की गई है। संभवतः इसी का ही परिणाम है और वेब पर हिंदी कंटेंट की खपत बढ़ी है। इन सभी कारणों से वेब में जो हिंदी का जो कंटेंट है आजकल बहुत ज़्यादा है। गूगल का अनुमान है कि हिंदी में सामग्री पढ़ने वाले हर वर्ष 90% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर है हिंदी की लोकप्रियता का। विदेश मंत्रालय के सचिव सौरभ कुमार ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की फिजी के प्रधानमंत्री से भी मिलने की संभावना है। As far as external affairs ministers' meetings are concerned, apart from the fact that this is his first visit after the formation. This is the first visit to Fiji by any government after the formation of a new government there. Our expectation is that he would be meeting the Fiji leadership across the spectrum. He is likely to have meetings with the new Prime Minister and other members of the cabinet. हैदराबाद और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. Reform, perform, transform से great performance की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। स्वागत है। ब्रेक के बाद रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें, हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आज भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS प्रोबेशनर्स के 74 RR बैच की पासिंग आउट परेड हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर इस परेड में शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने पासिंग आउट परेड की सलामी ली। परेड में कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षुओं ने हिस्सा लिया। इसमें 166 IPS अधिकारी प्रशिक्षु और 29 विदेशी अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। इसमें 37 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। अपने संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 25 साल की चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत की है।
कुल 195 अधिकारी प्रशिक्षु अकादमी में चरण 1 का बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुझे आनंद है कि इसमें 41 महिला अधिकारी हैं। इसमें 166 आईपीएस प्रशिक्षु अधिकारी और 29 प्रशिक्षु अधिकारी हमारे पड़ोसी देशों से भूटान, नेपाल, मालदीव और मॉरिशस से है। मैंने जब देखा कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड के प्रशिक्षु है, मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आने वाले 25 साल की चुनौतियों को निपटने के लिए पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। जो पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन हमारे देश के सभी पुलिस संस्थानों को टेक्नोलॉजी की दृष्टि से न केवल विश्व के टेक्निकल चुनौतियों के अनुरूप बनाएगा, इसके साथ साथ हेड कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक की पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नो सेवी भी बनाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि 8 वर्ष पहले देश का आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां थीं। आज हमने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी लाई है। 8 साल पहले के देश की आंतरिक सुरक्षा का परिदृश्य देखे तो 3 बड़े हॉटस्पॉट देश की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से नासूर बनकर हमारे सामने थे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं, पूर्वोत्तर के अंदर इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में बढ़ती वामपंथी हिंसा। आज हम 8 साल के बाद देखते हैं तो ये तीनों थिएटर में काफी हद तक हमने कंट्रोल पाने में सफलता प्राप्त की है। और अब अगली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ओडिशा के दौरे पर हैं वो, और राष्ट्रपति ने आज कटक स्थित ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। राष्ट्रपति ने कहा कि चावल समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। Rice also figures very prominently in our heritage and culture. Right from the Vedas, our ancient literature in Sanskrit and other languages have rich references to this grain and many varieties of rice. Many rituals and ceremonies of various religions traditions are considered incomplete without akshata, and the undertaken rites, which is smooth and symbol of prosperity and even the wholeness of life. प्रधानमंत्री 13 फरवरी को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। पीएम बेंगलुरु के यलहंका स्थित वायुसेना स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। एरो इंडिया 2023 की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री की परिकल्पना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी उपकरणों, प्रौद्योगिकियों को दर्शाया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए स्वदेशी, MSME और स्टार्टअप का एकीकरण भी संभव होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। इसके जरिए विदेशी निवेश सहित सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी भी आमंत्रित की जाएगी। एरो इंडिया 2023 में 80 से अधिक देश भाग लेंगे। लगभग 30 देशों के मंत्री और वैश्विक और भारतीय OEM के 65 CEOs के भी एरो इंडिया 2023 में हिस्सा लेने की संभावना है। एरो इंडिया 2023 प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में MSME और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की उन्नति, एरोस्पेस में वृद्धि और रक्षा क्षमताओं को पेश करेंगे।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए टीटी न्यूज। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने, उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आपको बता दें दक्षिण कोरिया से बुद्धिस्ट संतों का एक दल शुक्रवार को वाराणसी पहुंचा। दल ने आज प्रातः सारनाथ में धमेक स्तूप के समक्ष भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखकर अपनी पद्धति से पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर दक्षिण कोरिया के राजदूत तो उपस्थित थे ही, साथ साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र भी मौजूद रहे। यह आयोजन उस पैदल यात्रा की शुरुआत है जो दक्षिण कोरियाई संतों ने सारनाथ से शुरू की और जो बिहार के गया और नेपाल होते हुए उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में समाप्त होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम हो रहा है और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये भारत देश और दक्षिण कोरिया देश दोनों के बीच में जो ये राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था उसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर हो रहा है। तो इन 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच में धर्म, संस्कृति और अर्थव्यवस्था हर क्षेत्र में अच्छे संबंध बने हैं। भगवान बुद्ध के जो विशेष कार्यक्रम है उस पर चिंतन करके उनके जो विशेष उपदेश हैं उनको अपने जीवन में उतारने की चेष्टा लेना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इंटरनेशनल बुद्ध कॉन्फेडरेशन के डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ने इस यात्रा को भारत के विश्व गुरु बनने की दिशा में निर्णायक कदम बताया। दक्षिण कोरिया के राजदूत चांग जाए बोक ने कहा कि हमारे भारत के साथ राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे हो रहे साउथ कोरिया के 108 बुद्धिस्ट 43 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। बौद्ध भक्तों के लिए ये यात्रा बेहद खास है। This is the first big event for Korean Buddhist pilgrims to walk through all the Buddha's the sacred site. So they will go every place in Uttar Pradesh and Bihar and even to Nepal, the birthplace of the Buddha, and they will come back to the Uttar Pradesh and then they will walk for 43 days. So this is today is the opening ceremony, and then I hope they will be returning to Uttar Pradesh safe and healthy, and then they come to closing ceremony in 40 days. दक्षिण कोरिया से आए बुद्धिस्ट संतों ने वाराणसी सारनाथ में धमेक स्तूप के समक्ष भगवान बुद्ध की प्रतिमा रखकर अपनी पद्धति से पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर मौजूद उत्तर प्रदेश के मंत्री दयाशंकर मिश्र से हमारे सहयोगी संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने बातचीत की। इस यात्रा की जो व्यवस्था है उसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने खास इंतजाम किए हैं और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के जो अधिकांश हिस्से हैं आप कह सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश की इस पावन पवित्र प्रदेश में है और आज उसी की यात्रा का शुरुआत काशी नगरी जो भगवान गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, आज यहाँ से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 43 दिन तक चलने वाली यह अनवरत यात्रा उन सभी स्थानों से होकर गुजरेगी जहाँ जहाँ भगवान गौतम बुद्ध ने पदयात्रा करके इन रास्तों से चल के वो पहुँचे थे। निश्चित ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत पवित्र यात्रा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस संसदीय क्षेत्र उनकी कर्मस्थली से भी इस यात्रा का शुरुआत हो रहा है, तो ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे उत्तर प्रदेश के लिए। देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से यात्रा की शुरुआत
50 साल साउथ कोरिया और भारत के रिश्तों को ये नया रूप देगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, सारनाथ, वाराणसी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान का दौरा करेंगे। नए भारत में विकास, प्रगति और कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री का जोर है कि देश में उत्कृष्ट सड़क अधोसंरचना तैयार की जाए। इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए देश भर में अनेक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी ही एक महत्वपूर्ण परियोजना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके सबसे पहले पूरे हो जाने वाले दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन 246 किलोमीटर लंबा है, जिसे 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। इस सेक्शन के चालू हो जाने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे रह जाएगा। इस सेक्शन के खुल जाने से पूरे क्षेत्र में आर्थिक विकास को भी शक्ति मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसकी कुल लंबाई 1,386 किलोमीटर है। इसके बन जाने से दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा की दूरी में 12% की कमी आएगी और सड़क की लंबाई 1,424 किलोमीटर से कम होकर 1,242 किलोमीटर रह जाएगी। यात्रा के समय में भी 50% की कमी आएगी। पहले जहां 24 घंटे लगते थे, वहीं अब 12 घंटे लगेंगे। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा तथा कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे मुख्य शहरों को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे 93 पीएम गतिशक्ति आर्थिक संकुलों, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 बहुविध लॉजिस्टिक पार्कों को भी सुविधा प्रदान करेगा। और अब अगली खबर, जनसंघ के संस्थापक सदस्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन करता हूं। हम राष्ट्रीय प्रगति और गरीबों की सेवा के लिए उनके प्रयासों को कभी नहीं भूलेंगे। उनके विचारों से प्रेरित होकर हम ये सुनिश्चित करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं कि विकास का लाभ वंचितों और दलितों तक पहुंचे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि प्रखर दार्शनिक और उत्तम संगठनकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें चरण वंदन। अंत्योदय और एकात्म मानववाद से उन्होंने हर व्यक्ति को देश की प्रगति में सहभागी बनने का मार्ग दिखाया। दीनदयाल जी के लोक कल्याण के उसी पथ पर चलकर मोदी सरकार वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।